नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। नोटबंदी और जीएसटी के बाद एक और बदलाव आपके दरवाजे पर दस्तक देने जा रहा है। यह बदलाव ऐसा है जिसका असर आपकी जिंदगी पर पड़ना तय है। हम बात कर रहे हैं वित्त वर्ष में होने जा रहे बदलाव की, जिस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। और अगर ऐसा हुआ तो ये एक बड़ा बदलाव होगा जिसकी वजह से आम आदमी से लेकर कॉर्पोरेट तक सब पर असर पड़ेगा। तो क्या होगा इसका असर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ग्रैंड पैनल मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार दशकों पुरानी परंपरा को बदलकर देश को आगे ले जाने के काम में जुटी है। इसी क्रम में अब सरकार वित्त वर्ष का समय बदलने पर विचार कर रही है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके संकेत दिए कि आम बजट की तारीख बदलने के बाद अब सरकार वित्त वर्ष की तारीख बदलने का फैसला भी ले सकती है। ऐसे में अगर वित्त वर्ष की तारीख बदल गई तो आपकी जिंदगी पर कैसा असर हो सकता है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। वित्त वर्ष की मौजूदा व्यवस्था भारत सरकार ने 1867 में अपनाई थी। 1867 से पहले भारत में वित्त वर्ष 1 मई से शुरू होता था और अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त होता था। अगर सरकार वित्त वर्ष की तारीख बदलकर इसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर कर देती है तो सबसे पहले जिस साल इसका ऐलान होगा वो साल छोटा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि मई तक सरकार ने ऐलान कर दिया कि आगे से वित्त वर्ष की तारीख 1 जुलाई से 31 दिसंबर होगी, तो इस साल के लिए बचे महीने कम हो जाएंगे, यानी वित्त वर्ष छोटा हो जाएगा। आपका टैक्स कैलेंडर बदल गया तो आपके लिए सबसे बड़ा चेंज ये होगा कि आप अभी जो टैक्स फाइलिंग 31 जुलाई तक करते हैं उसके लिए तारीख बदल जाएगी। फिलहाल जिनका ऑडिट नहीं होता और सैलरी क्लास 31 मार्च तक टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं और जिनका ऑडिट होना है वो 30 सितंबर तक टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं, तो उसकी फाइलिंग की तारीख 31 दिसंबर तक हो सकती है। आपका टैक्स कैलेंडर बदल गया तो आपके लिए सबसे बड़ा चेंज ये होगा कि आप अभी जो टैक्स फाइलिंग 31 जुलाई तक करते हैं उसके लिए तारीख बदल जाएगी। फिलहाल जिनका ऑडिट नहीं होता और सैलरी क्लास 31 मार्च तक टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं और जिनका ऑडिट होना है वो 30 सितंबर तक टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं, तो उसकी फाइलिंग की तारीख 31 दिसंबर तक हो सकती है। ठीक इसी तरह कंपनियों की टैक्स फाइलिंग भी बदल जाएगी। बैंकिंग की क्लोजिंग जो हर साल 31 मार्च तक होती है उसकी तारीख भी बदलकर 31 दिसंबर हो सकती है। फिलहाल दिसंबर के महीने में विदेशी निवेशक अपने वित्त वर्ष के खत्म होने के चलते दुनिया भर के बाजारों से बिकवाली करते हैं, तो दिसंबर का महीना भारतीय स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं रहता। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत का वित्त वर्ष दुनिया के बाकी देशों के वित्त वर्ष से अलग है। अगर भारत का भी वित्त वर्ष 31 दिसंबर को खत्म होगा तो भारतीय बाजार का चलन भी बाकी विदेशी शेयर बाजार की तरह ही होगा। बाजार में अभी कंपनियों के तिमाही नतीजों के लिए पहली तिमाही 1 अप्रैल से 30 जून, दूसरी तिमाही 1 जुलाई से 30 सितंबर, तीसरी तिमाही 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर और चौथी तिमाही 1 जनवरी से 31 मार्च तक होती है। वित्त वर्ष बदलने के बाद पहली तिमाही 1 जनवरी से 31 मार्च तक मानी जाएगी और उसके आगे की तिमाहियां उसी के मुताबिक चलेंगी। हालांकि नीति आयोग का कहना है कि 150 साल में बार बार ये मुद्दा उठा है, इसलिए इस पर सभी पक्षों से बात करना जरूरी है। वित्त वर्ष बदलने के लिए मॉनसून और किसान एक प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि 50% वर्कफोर्स खेती पर निर्भर है। सरकार किसानों की आय को दुगना करना चाहती है। भारत में मॉनसून का सीजन जून से सितंबर होता है और वित्त वर्ष बदलने की स्थिति में बजट अक्टूबर या नवंबर में आएगा। ऐसे में सूखे की स्थिति आती है तो सरकार के पास किसानों को तुरंत फायदा देने के लिए समय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वित्त वर्ष अगर बदलता है तो आपकी जिंदगी पर क्या पड़ेगा असर, और साथ ही साथ अगर पूरे इंडिया को हम देखें, इकोनॉमी, कॉर्पोरेट्स पर क्या इसका असर पड़ सकता है, कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक ग्रैंड पैनल मौजूद है। सबसे पहले परिचय आपको करा दें। इस वक्त हमारे साथ नीति आयोग के मेंबर बिबेक देबरॉय जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। JN गुप्ता, फाउंडर SES, हमारे साथ डिस्कशन में शामिल है। TSR सुब्रमण्यन, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी, हमारे साथ हैं। फिरोज खंबाटा,
चेयरमैन रसना प्राइवेट लिमिटेड हमारे साथ शामिल है डिस्कशन में। टैक्स एक्सपर्ट असीम चावला हमारे साथ हैं, एग्री एक्सपर्ट विजय सदाना और साथ ही एडिटर इनपुट राजेश सिंह हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस बेहद ही खास डिस्कशन में शामिल होने के लिए। इनफैक्ट बिबेक देबरॉय, आपसे हम शुरुआत करना चाहेंगे। सरकार कैलेंडर ईयर चेंज करने पर विचार कर रही है, तो अगर फाइनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर तक होता है तो इसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी? There is a lot of adjustment that is already happening. Plan, non-plan distinction is going, states are realigning their budgets in accordance with the recommendations of the Shivraj Singh Chauhan Committee on centrally sponsored schemes, with the fact that the budget has already been brought forward by about a month. Given all of that, and remember GST, so given all of that, I think you don't really need more than perhaps 1 year to implement this. What needs to be done is, of course, to have consultations with the states on what problems exist. And by the way, these consultations with the states have been done in the past also. सर, अगर बात करें तो हाल ही में नोटबंदी और फिर डिमोनेटाइजेशन हुआ है, इसके बाद फाइनेंशियल ईयर को चेंज करने की आपको लगता है टाइमिंग सही है? एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, that around the year 93, the then deputy chairman of the planning commission wrote a letter to the then finance minister, which was Dr. Manmohan Singh, saying this committee that I mentioned earlier suggesting the change was in 1985. So he wrote a letter to the then finance minister saying that what has been the status of implementation of the recommendations of that committee of 85 which had recommended the change. And Dr. Manmohan Singh wrote back saying, we are in the middle of reforms, this is not the best time to implement such a change. I mention this because in a way, if you don't want to do the change, no time will be the right time. If you want to do the change, every time is the right time. सर, इस पर तो ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि कंपनियों को इसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ेगी? No, that is not true. That is not true. Because when you are changing the fiscal year, you are really changing it for purposes of the government. Even today, the government's financial year may be 1st of April to 31st March. But there are companies which follow a different accounting year for their purposes, which is perfectly allowed under the taxation rules, under the income tax rules. So therefore, even in this case, it is perfectly possible for companies to stick to a different kind of accounting year. ऑल राइट, थैंक यू सो मच बिबेक देबरॉय हमसे जुड़ने के लिए इस शो में और अपने व्यूज सामने रखने के लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनफैक्ट आपसे बातचीत करने में सामने आए हैं और इसी पॉइंट से मैं इनफैक्ट डिस्कशन की अब आगे इसको बढ़ाती हूँ। टी.एस.आर. सुब्रमण्यन जी, आपसे यहाँ पर इनफैक्ट इस पर एक टेक लेना चाहेंगे। बिबेक देबरॉय ने कहा है कि एक्चुअली जो हो रहा है या हो सकता है ये एडजस्टमेंट का एक हिस्सा है। हाल ही में हमने डिमोनेटाइजेशन और नोटबंदी भी देखा, उसमें भी एक एडजस्टमेंट, एक बड़ा एडजस्टमेंट देखा है एंड इट इज़ वेरी वेल पॉसिबल कि 1 साल में इसको हम अगर चाहे तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्टली आपने शुरू किया था कि आपका कमेंटेटर ने शुरू किया था कि बहुत इम्पोर्टेंट मेजर डिसीजन होगा। मेरे विचार में उतना एर्थ शेकिंग डिसीजन नहीं होगा। ये एक टेक्निकल इश्यू है। ऑलरेडी कंपनीज की बात आपने कही, उसमें हर क्वार्टर में उनका अकाउंट बनता है एंड विवेक देबरॉय ने प्रॉबली आई शुड गो एंड चेक अगेन, ही सेड कि ऑलरेडी कंपनीज अपना क्वार्टर रखते हैं। लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट हो गया है कंपनीज लॉ में, उसमें यूनिफॉर्मली अप्रैल मार्च को आ गया है अभी। सो ऑलरेडी हो चुका है एंड नोबडी, देयर इज नो विम्पर एनीवेयर, इट्स रूटीन काइंड ऑफ अ थिंग। आजकल कंप्यूटर के एज है, कोई दिक्कत है नहीं। मेरे विचार में फर्स्ट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर द चेंज शुड नॉट बी डन प्योरली फॉर द सेक ऑफ चेंज। हालांकि द चेंज इज नॉट मेजर वन, इससे आपको एग्रीकल्चर ईयर में किसान के लिए, ड्राउट के लिए, खरीफ और रबी का इनपुट्स के लिए, इनमें आपका फ़ायदा हो। एंड मेरे विचार में अर्ली बजट
क्योंकि वर्तमान में दी गर्मी सीजन एंड दी रेनी सीजन अप्रैल 1 के बाद आके इंटरफेयर करता है। वो आपको देयरफॉर बजट ईयर चेंज करना मेरे विचार में ज़रूरी है। बजट ईयर चेंज करना है, उससे फिर आपको टैक्सेशन आता है पूरा इकोनॉमी में, आपका ओवरऑल चेंज। सो मेरे विचार में एडवांटेज है। कम से कम 20-30 साल से बात हो रही है और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मे बी 20 साल पहले प्रॉब्लम था, आजकल कंप्यूटर एज में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑलरेडी कंपनी का चेंज हो गया है विदाउट एनीबॉडी नोटिसिंग इट, कंपनी इसका ईयर। तो मेरे विचार में प्रॉब्लम नहीं होगा। दिस विल बी अ गुड स्टेप। गुड स्टेप। इनफैक्ट जयंत गुप्ता जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, बिबेक देबरॉय जी ने कहा है कि इट्स परफेक्टली पॉसिबल फॉर कंपनीज टू एक्चुअली गो विद दिस चेंज एंड इनफैक्ट टीएसआर सुब्रमण्यम सर भी कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा स्टेप है और ये एक्चुअली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आपका टेक जानना चाहेंगे कि ये जो बदलाव अगर होगा, ये कैसे बदलाव हो सकता है, कैसी पॉसिबिलिटी है इसकी? इसमें पहले तो एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा, जैसे सुब्रमण्यम साहब ने बोला कि कंपनीज एक्ट में जो आया था उसमें सब कंपनीज के लिए यूनिफॉर्म कर दिया गया था अप्रैल टू मार्च वाला, लेकिन उसमें एक ऑप्शन ये भी दिया गया था कि जिस कंपनी को अगर नहीं करना है तो वो कंपनी लॉ बोर्ड से परमिशन लेके चालू रख सकती है। तो बहुत सारी कंपनियाँ आज भी वो कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। दूसरा बात है, कोई भी चेंज होता है, जैसे मिस्टर सुब्रमण्यम ने कहा कि फॉर द हैक ऑफ चेंज नहीं होना चाहिए, उसका कोई ना कोई फ़ायदा होना चाहिए। और आज की डेट में दूसरी चीज़ है कि देखिए, आप अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो 1968 में भी अटेम्प्ट किया गया था फाइनेंशियल ईयर चेंज करने का। अब जैसे बताया गया कि 85 में भी किया गया था, एल.के. झा साहब कमेटी की बनी थी। तो आप हमको देखना चाहिए कि आज से और उसमें बहुत चेंज हो चुका है। पहले तो ये हो चुका कि पहले बजट एक बहुत सिक्रेटिव एक्सरसाइज हुआ करती थी, उससे बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती थी। अब आज की डेट में जो टैक्स रेजीम है वो इतना सेंसिटिव नहीं रह गया है बजट के एक्सरसाइज से। दूसरा क्या है कि आजकल जो जितनी भी टेक्नोलॉजी आ गई है, जितनी भी सेफ्टी, उससे हर चीज़ बड़े फास्ट हो जाती है। तो मेरे हिसाब से जैसा कि ये आइडिया है कि अगर ये बजट का अकाउंटिंग ईयर चेंज करके हम लोग कैलेंडर ईयर पे आ जाएंगे तो जो हमें एग्रीकल्चर के बारे में जो अनसर्टेनिटीज होती थी वो सर्टेनिटी आ जाएगी। तो इस बेसिस पे अगर फ़ायदा है तो हमें करना चाहिए। लेकिन दूसरा हमें फ़ायदा ये भी नज़र आता है कि आज की डेट पे जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी हैं वो अधिकतर अकाउंटिंग ईयर जो है उनका फाइनेंशियल ईयर होता है। तो जब भी कहीं कंसोलिडेशन की बात आती है, जब भी कहीं दो कंट्री में कंपनी होती हैं तो एक का ऑडिट पीरियड दूसरा होता है, दूसरे का ऑडिट पीरियड दूसरा होता है, तो हम लोगों को सही पिक्चर नहीं मिलती है। Right. तो अगर ये हम लोगों का कैलेंडर ईयर हो जाएगा सब ओवरऑल, तो इसमें पिक्चर सही मिलेगी। अब इसमें इशू ये है कि हमको सबसे पहले डिसाइड करना चाहिए कि हमारा पॉलिसी क्या है, किस पॉलिसी की वजह से हम ये चेंज कर रहे हैं, इसका प्रोसीजर क्या होगा और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। ये जब तीनों पहलू पे बात होगी तो इसमें क्या होगा कि आगे का रास्ता निकल के आएगा। और मेरे हिसाब से अगर इंटेंशन है सरकार की तो उसको कर लेना चाहिए, अगर वो टेंजिबल बेनिफिट दिखाई देते हैं। राइट सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर किया, क्योंकि यहाँ पर मंशा की बात हो रही है, इंटेंशन क्या है, वो है एक्चुअली मॉनसून से लिंक करने की बात यहाँ पर चल रही है। एंड वेरी यहाँ पर मैं विजय सरदाना जी आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि क्योंकि जो मॉनसून होता है जुलाई टू सितंबर के बीच में होता है, उसका आकलन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम इसको फाइनेंशियल ईयर को चेंज करके कैलेंडर ईयर कर देते हैं तो किसानों के हित में ये होगा, किसानों को दिसंबर के बाद जनवरी तक पैसा मिल सकेगा, जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस होगा, और आर्थिक स्थिति में थोड़ा बदलाव आ सकता है। तो वाकई किसानों के हित में होने जा रहा है, हो सकता है वित्त वर्ष चेंज करना। देखिए, जहाँ तक खेती की बात है और फाइनेंशियल ईयर की बात है, अगर आप ज़मीनी हकीकत से देखें, इससे खेती पे और किसानों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खेती का अपना एक सीज़न है। अगर आप देखें जिस तरह से क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट है, सोइंग सीज़न और हार्वेस्टिंग सीज़न में हम बदलाव देख रहे हैं। एक एक महीना करीब हार्वेस्टिंग और सोइंग शिफ्ट होता जा रहा है। तो अगर ये कहें कि साहब फाइनेंशियल ईयर बदलने से किसानों का भला होगा, ये एक विश लिस्ट हो सकती है, क्योंकि अगर हम सिर्फ मॉनसून को ही खेती की सक्सेस फैक्टर मानते हैं तो फिर गवर्नेंस का रोल क्या रहा? तो फिर तो भगवान भरोसे सब चल रहा है, और जिस बार सूखा पड़ेगा तो किसान वैसे भी दुखी रहेगा, चाहे वो सीज़न या कैलेंडर ईयर कुछ भी रहे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैपिटल गुड सेक्टर को बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर आप ध्यान से देखें तो नवंबर के आसपास हमारे यहाँ मेजर फेस्टिवल सीजन होता है, अक्टूबर नवंबर।
अगर नया फाइनेंशियल ईयर जनवरी में शुरू होगा तो इसका मतलब दूसरा एक महीना आपके पास बचता है, वो है दिसंबर। अगर आप देखें आज हिंदुस्तान में कंज्यूमर बिहेवियर, एक टाइम आता है शॉपिंग का फेस्टिवल के आसपास, दिवाली के आसपास। दूसरा जो मेजर कैपिटल गुड्स परचेज होती हैं वो होती है एन वक्त फाइनेंशियल ईयर से पहले। मार्च का एक सीजन आता है ताकि कंपनी अपना पुराना स्टॉक निकालती हैं, तो क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं वो उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर का। लेकिन क्या होगा अब कि जब आप फाइनेंशियल ईयर बदलेंगे तो एक तो शॉपिंग सीजन आपका आया फेस्टिवल में, उसके बाद दूसरा शॉपिंग सीजन तुरंत आ जाएगा दिसंबर में। ये इफेक्ट पड़ेगा कार कंपनीज, स्कूटर कंपनीज या कैपिटल गुड्स को कि जो उनको एक मार्केट मिलता था मार्च में अब वो नहीं मिलेगा। तो पूरा सीजन एक डल सीजन चलेगा आपका 6, 7, 8 महीने तक। एक तरफ आपका पीक लोड आएगा प्रोडक्शन का और दूसरी तरफ एकदम डाउन आएगा अगर हम करंट कंज्यूमर बिहेवियर को देख के चलें। ये बहुत बड़ा फर्क आएगा और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री खासकर उस पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर उनको पूरा सीजन कैपिटलाइज करना है फेस्टिवल प्लस दिसंबर, नए फाइनेंशियल ईयर को अगर मैं लूं तो उनको अपनी पीक कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा और वही पीक कैपेसिटी ऑफ सीजन में खाली रहेगी और अंडर कैपेसिटी चलेगी। ये एक चैलेंज रहेगा कि कैश फ्लो मैनेजमेंट कैसे होगा कंपनियों का, किस तरह से इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा। ये बात मुझे लगता है भारत सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाकी कंट्रीज में इस तरह का फेस्टिवल सीजन नहीं आता है और ये एक यूनिकनेस है हिंदुस्तान की। इस बात को समझ के मुझे लगता है कि जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है उसके साथ भारत सरकार को कंसल्टेशन करना चाहिए। कंजम्पशन इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक फायदा जो होगा वो होगा हमारे रिसर्चर्स को कि कंपैरिजन इजी होगा। आज हम बात करते हैं अप्रैल से मार्च तक का और बाकी दुनिया का डेटा आता है कैलेंडर ईयर का, हमें समझ में नहीं आता कि हमारा जीडीपी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है कंपेयर टू दूसरे कंट्रीज के। अब ये होगा कि जो रिसर्च है, जो सेकेंडरी डेटा का ऊपर जो एनालिसिस होता है वो आपको क्लैरिटी हो जाएगी इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क वाले जो लोग हैं उनके लिए सुविधा होगी। आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खेती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को फर्क पड़ेगा। उनके लिए पीक सीजन और ऑफ सीजन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। ये बात हमें समझनी चाहिए। राजेश जी, अभी इनफैक्ट दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं कि कौन कौन सी जो कंट्रीज है वहां पर एक्चुअली कैलेंडर और जो फाइनेंशियल ईयर सेम है और कहां पर अलग अलग टाइम पे ये जो कैलेंडर ईयर के अलावा फाइनेंशियल ईयर होता है। इनफैक्ट कुछ कंट्री जैसे ऑस्ट्रिया हो गए, ब्राजील, चाइना, जर्मनी, नीदरलैंड, रशिया जैसी कंट्रीज उनका जो फाइनेंशियल ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। लेकिन विजय सरदाना जी ने इनफैक्ट ये अपना व्यू पॉइंट सामने रखा है कि एग्रीकल्चर को इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो पूरे एक्सरसाइज है या कह सकते हैं ये जो पूरा इंटेंशन है वो एक्चुअली मॉनसून से लिंक करने का ही है। क्या पर्पस यहाँ पर डिफीट होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पर्पस सिर्फ एग्रीकल्चर से लिंक करना नहीं है। पर्पस ये भी है कि आधा से ज़्यादा यूरोप आप देखिए, 3/4 ऑफ यूरोप जो है वो कैलेंडर ईयर से चलता है। जितने भी मेजर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सारे कैलेंडर ईयर से चलते हैं। तो अगर हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की बात करते हैं तो अगर हम भी कैलेंडर ईयर पे आ रहे हैं तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा, चाहे बड़ी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो और ग्लोबलाइजेशन हो। तो दूसरी जो एग्रीकल्चर की बात हो रही है वहाँ पे अगर आप बात किए, इवन एलके झा कमेटी ने जो रिकमेंड किया था वो उसने भी कहा था भारत में हालत बहुत ज़्यादा नहीं बदले हैं 85 से लेके अब तक की, चाहे आप इरीगेशन की बात करिए किसी में कीजिए। वहाँ पे उनका उस कमेटी का यही रिकमेंडेशन था कि इंडिया में 70% जो मानसून है वो जून से सितंबर के बीच में होता है। और अगर सपोज कीजिए ड्राउट आती है 2017 में, तो जो पुरानी प्रोविजन से उसमें बजट पास होता था मई में, तो अगर किसानों को जून से पहले कोई रिलीफ नहीं मिल पाता था। इंटरिम रिलीफ भले ही सरकार कुछ दे दे लेकिन बजटरी रिलीफ नहीं मिल पाता था। अगर ये हो जाता है कि नवंबर में या अक्टूबर में बजट आ जाता है और कैलेंडर ईयर शुरू हो जाता है तो वो उन्हें टाइम पे दिसंबर जनवरी तक किसानों को मिलेगा, तो किसानों को फायदा होगा। और माने या ना माने आज के दिन में भी इंडिया की 50% जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर से ही लिंक्ड है। राइट। इनफैक्ट फिरोज खंबाटा, आपसे समझना चाहेंगे कि एक्चुअली अगर ये बदलाव होता है, वित्त वर्ष अगर बदलता है, इंडस्ट्री को इससे क्या फायदा हो सकता है, वो कैसे चेंज एक्सपेक्ट कर सकती है? पहले गुड न्यूज़ है कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बिकॉज इसमें पहले वो देखना है कि नुकसान क्या होगा। पे एक नुकसान होगा कि लोगों की जो दिवाली हॉलीडे थोड़ी कम हो जाएगी,
जो मार्केट में बजट की राह देखते हैं, बजट का उल्लेख करते हैं, वो अक्टूबर नवंबर में दिवाली आएगा तो वो दिवाली वैकेशन में क्या करेंगे, तो एक थोड़ा लाइटर वेन में वो एक प्रॉब्लम रहेगा। वो वैकेशन को छोड़ के और मेरे को कोई बड़ा तकलीफ नहीं दिख रही है। पर जो मेरे को पॉजिटिव ये दिख रहा है कि ये जो सिग्नल जो गवर्नमेंट देना चाह रहा है वो है टोटल के वी आर इंटीग्रेटिंग विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। आज ये FIFB बोर्ड भी ये बार बजट पे उन्होंने ऑलमोस्ट डिसमेंटल कर दिया है। वी वॉन्ट टू रिलाई ऑन फॉरेन कैपिटल, वी आर ट्राइंग टू बिकम द मेन अट्रैक्शन फॉर FDI। आप देखो स्टॉक मार्केट भी पूरा अप हुआ है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फॉरेन फ्लो फंड्स। तो जब पूरा एक ये आइडिया है कि फॉर फॉरेनर्स, फॉरेन फंड्स को हो, PE फंड्स को, FII को, FDI वाले को, दे वुड वेलकम दिस मूव बिकॉज दिस हेल्प्स देम टू हैव ए सिमिलर बैलेंस शीट। और ये जो पूरा जो जंगल है कि अभी यहाँ का ये 6 महीने लो, ये महीने लो, ये पूरा बंद हो जाता है। तो ये रीत से ये पूरे ग्लोबलाइजेशन के और ये जो पूरे आइडिया से बहुत सही आइडिया है, सही दिशा में है और ये सही टाइम है। बिकॉज मोर देन एनीथिंग एल्स इससे एक सिग्नल जाएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि नाउ इंडिया हैज फुल्ली ग्लोबलाइज एंड इंडिया इज फुल्ली वेलकम टू टेक देयर इन्वेस्टमेंट एंड वी आर डूइंग एक्स्ट्रा थिंग्स, वी आर गोइंग व्हाट आई कॉल एक्स्ट्रा माइल जा रहे हैं हम फॉरेन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में लाने के लिए। ये एक क्लियर कट मैसेज जाएगा। रही इंडियन कंपनी की बात, इंडियन कंपनी अब उससे कोई ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, थोड़ा एडजस्टमेंट रहेगा। एक बार एडजस्टमेंट एक बार हो जाएगा फिर उसका हमेशा ठीक रहेगा। तो मेरे को हिसाब से मैं तो पॉजिटिव मूव समझता हूँ और वेलकम मूव समझता हूँ और एक उसका एनालिसिस के बाद इसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। एक ही चीज़ रहेगी कि बजट का टाइम क्या रहने वाला है। मेरे हिसाब से फेस्टिवल सीजन से थोड़ा उसको दूर रखा जाए कि फेस्टिवल सीजन लोगों का बिगड़े नहीं, यही मेरा मानना है। ऑलराइट, इज अ पॉजिटिव स्टेप क्योंकि दुनिया की 70% फॉर्च्यून 500 कंपनीज कैलेंडर ईयर पर काम करती है और तालमेल बिठाने में आसानी होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो उसमें एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने की संभावना से जताई जा रही है। पर इसका एक और पहलू ये है कि टैक्स स्ट्रक्चर, इनकम टैक्स का ही पूरा ये मामला है, कैसे इसमें बदलाव किया जाएगा आने वाले समय में। ये असीम आप हमें बेहतर ढंग से समझा सकते हैं कि अगर ये बदलाव होता है फाइनेंशियल ईयर में तो ये टैक्स स्ट्रक्चर में कैसे बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। स्वाति, बहुत ज़्यादा संशोधन और अमेंडमेंट्स इनकम टैक्स एक्ट में चाहिए होंगे। आपने पहले ही सुन लिया कि कंपनीज एक्ट में जो अमेंडमेंट आई थी उससे अप्रैल टू मार्च एक मैंडेटरी स्टिपुलेशन कर दी और जो कंपनीज नहीं फॉलो करना चाहती वो ROC से डिस्पेंसेशन लाएं। तो कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट चाहिए होगी। अकाउंटिंग जो ईयर्स हैं उसके डिस्क्लोजर से रिलेटेड अमेंडमेंट चाहिए होगी। अब बात करते हैं टैक्स की। अभी तक का टैक्स स्वरूप क्या है? अप्रैल टू मार्च हमारा प्रीवियस ईयर होता है और उसको असेसमेंट ईयर एक साल आगे मान के हम असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट में चलते हैं। यानी 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 जो प्रीवियस ईयर 17-18 है उसकी असेसमेंट ईयर 18-19 होती है और हम असेसमेंट ईयर के माध्यम से इनकम टैक्स पे करते हैं। और एडवांस टैक्स की आपकी जो किस्त है वो जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च होती है। अगर हम ये मान के चलें कि अप्रैल से मार्च की जगह अब हम जनवरी टू दिसंबर कर रहे हैं तो इनकम टैक्स एक्ट में जो अप्रैल टू मार्च मैंडेटरी ईयर था 1988 से जो आया, अब उसको हम वाटरशेड करके जनवरी टू दिसंबर करेंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट में फेरबदल की मैसिव संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज सब कुछ ही अप्रैल टू मार्च प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के कॉन्सेप्ट से लिंक्ड हैं। असेसमेंट लिंक्ड हैं, असेसमेंट की फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स लिंक्ड हैं, एडवांस टैक्स लिंक्ड है। तो इनकम टैक्स एक्ट को तो आपको ओवरऑल करना ही पड़ेगा। पर आप इसकी टाइमिंग देखिए, इस साल कॉरपोरेट इंडिया वैसे ही बहुत ज़्यादा चैलेंज्ड है नए अकाउंटिंग सिस्टम जिसको इंड AS आप कहते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेके। GST आपके दरवाजे पे के कागार पे खड़ा हुआ है। इस डिसरप्शन के ईयर में अभी हम 8 नवंबर डीमोनेटाइजेशन से ताज़ा निकल के शायद अपने टांगों पे दोबारा इंडियन इकोनॉमी खड़ी हुई है। ये समय चेंज तो कभी भी आ सकता है और आना भी चाहिए। देयर इज़ नो बेटर टाइम टू डू चेंज। बट आप होलिस्टिकली देखें, कॉरपोरेट इंडिया इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है नए अकाउंटिंग सिस्टम को लेके। उसके ऊपर आपने इनकम टैक्स एक्ट में भी इनकम डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स डाल दिए इस साल से जो मैंडेटरी हो गए। तो GST, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर से स्टैंडर्ड, नया इंड AS, इन सारे में ऊपर से GST। और अब इसकी चर्चा करनी चाहिए और इसके जो पॉजिटिव्स हैं वो भी हमें ढूंढने चाहिए। बट मैं ये मानने, इस बात में मैं सहमत नहीं हूँ या मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा
कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करता है वही इंडिया को करना चाहिए, ऐसा नहीं है। Right. इंडिया शुड फाइंड इट्स ओन रीज़न कि क्या हमारे लिए जनवरी टू दिसंबर स्विच करना ठीक है। कनाडा नहीं करता, अमेरिका नहीं करता, ऑस्ट्रेलिया नहीं करता, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ करती हैं, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं करती। तो क्या इसका रीज़न एग्रीकल्चर से रिलेटेड है? क्या आप देखना चाहते हैं कि ड्राउट जून से सितंबर में होता है, या 15 to 18% हमारी जीडीपी फार्म रिलेटेड है? ये सब बातें का एक बहुत ज़्यादा हमारे को इसमें प्रोज एंड कॉन्स इस ऑलराइट, आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर रेज किए हैं असीम। डिस्कशन करनी चाहिए, राइट, और इनफैक्ट फिर इसी पर conclusion करनी चाहिए। राइट असीम, इनफैक्ट इसी पर मैं व्यूज लेना चाहूंगी। इनफैक्ट बैंकिंग सिस्टम में भी काफी बदलाव करने पड़ेंगे, बैंकिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बदलाव करना होगा। बैंक की क्लोजिंग 31 मार्च के बजाय 31 दिसंबर हो जाएगी। डिमोनेटाइजेशन के बाद वैसे ही हमने काफी चेंजेस देखा है, एक अलग दौर देखा है बैंकिंग सिस्टम के लिए, उसको एक और बदलाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जो पॉइंट्स यहाँ पर सामने कहे हैं असीम चावला ने, जेएन गुप्ता, एक तो न्यू अकाउंटिंग सिस्टम से जो पूरा कॉर्पोरेट है वो अभी पार पा रहा है, डिमोनेटाइजेशन हुआ है, आईटी एक्ट में कई सारे संशोधन की जरूरत पड़ेगी। आर वी जगलिंग टू मच एट द मोमेंट? मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आज मैंने एक न्यूज़ आइटम पढ़ा था, भारत जो है स्पेस में ह्यूमन भेजने की टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। एक तरफ तो हम अपने आप को इतना अच्छा और इतना तेज बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ में भी छोटी छोटी बातों से बोलते हैं इम्पॉसिबल है। ये हमने हमेशा नोटिस किया कि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो सबसे बड़ा ऑपरेशन आता है कॉरपोरेट की तरफ से, कंपनी की तरफ से, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। आप कंपनीज एक्ट को देख लीजिए, उसको इम्प्लीमेंट करने में इतना टाइम लगाया। हम बोल रहे हैं कि हम दुनिया में सब जगह टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं, हम अपने घर में नहीं कर सकते हैं। मुझे कहीं पे भी कोई नज़र नहीं आ रहा है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमको इससे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, कुछ चीज़ें हो जाएंगी तो लोगों को तकलीफ हो रही है। डिमोनेटाइजेशन में भाई आप मुझे याद है कि 1993 में जब म्यूचुअल फंड आया था पहली बार मॉर्गन स्टैनले का, तो 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगा के लोगों ने पैसा जमा किया था। यहाँ अगर हमको डिमोनेटाइजेशन के लिए हमें आधा किलोमीटर लंबी लाइन लगानी पड़ी तो हमें तकलीफ हो रही थी। तो हम लोगों का ये माइंडसेट है, हमें इस माइंडसेट से बिल्कुल चेंज करना चाहिए। हाँ, लेकिन सिर्फ फॉर हेक ऑफ इट नहीं चेंज करना चाहिए। अब मैं एक एक करके बात करता हूँ कि किसानों को डायरेक्ट कोई फायदा नहीं होगा, फायदा होगा हमारी बजट प्रोसेस में, कि हमको जो डेटा है जिसके बेसिस पे हमको बजट बनाना है वो ऑथेंटिक डेटा होगा। अगर ऑथेंटिक डेटा हो तो हम अपनी पॉलिसी उसी हिसाब से बना पाएंगे। दूसरा, अभी जो बोला कि हमको बाकी दुनिया को फॉलो नहीं करना चाहिए बल्कि हमको देखना चाहिए कि हमारे लिए बेनिफिट क्या है, बट साइड बाय साइड उन्होंने ये भी बोला कि अमेरिका फॉलो नहीं करता है, कनाडा फॉलो नहीं करता है। मुझे किसी कंट्री से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि क्या मेरे लिए बेहतर होगा। आज मेरे लिए बेहतर ये है कि आज हम जब इंटरनेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो अगर मेरी 6 सब्सिडरी मेरी कंपनी की यूएसए में है और बाकी यहाँ है, तो यूएसए वाली कंपनी तो कैलेंडर ईयर फॉलो करती है, मैं अप्रैल टू मार्च फॉलो करता हूँ। तो हम दोनों का जब कंसोलिडेशन होता है तो दोनों का ऑडिट पीरियड अलग अलग होता है, तो डेटा कंपेरेबल नहीं होता है। तीसरी चीज़ ये है कि आप कोई भी डेट ले लीजिए आर्बिट्री, कुछ ना कुछ तो परेशानी होगी, कहीं ना कहीं तो उसमें निगेटिव होगा। हमको ये देखना चाहिए कि होलिस्टिकली ऑब्जेक्ट करें कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव मीट होगा उससे। दूसरा, इस ऑब्जेक्टिव को मीट करने में क्या प्रोसीजर होगा और क्या इम्पैक्ट होगा, और उस इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने की ज़रूरत है। ये मैं बिल्कुल, जैसे आपने बोला बैंकों को चेंज करना बड़ा फाइनेंशियल ईयर चेंज करना कोई पहाड़ मूव करने की बराबर बात नहीं। आप कितनी भी कंपनी को देखिए, जो सावला साहब बोल रहे थे उनसे पूछिए कि कितनी कंपनी हर बार कभी 18 महीने का फाइनेंशियल ईयर कर देती हैं, कभी 9 महीने करती, 6 महीने का, जो उनको जो एडवांटेज दिखता है वो उसी हिसाब से अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करते आते हैं। तो जब अपने बेनिफिट के लिए आप कर सकते हैं, तो अगर भारत सरकार का कोई नियम है तो उसको क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, असीम चावला यहाँ पर कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं टीएसआर सुब्रमण्यम जी के पास जाऊंगी। असीम, देखिए, हाँ स्वाति, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 2016-17 जो ईयर है, ये दिस ईयर शुड नॉट बी रिगार्डेड एज ईयर ऑफ डिसरप्शन ओनली। ठीक है, अगर ये संशोधन लाना है तो इसका एक अप्रोप्रिएट टाइम भी आ सकता है। दूसरा, डॉक्टर शंकराचार्य कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक नहीं है, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस और प्रोज एंड कॉन्स फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे दिए हैं। वो रिपोर्ट अगर पब्लिक हो
उस पे जैसे आपके चैनल के माध्यम से आज एक अच्छी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो रही है, ऐसी डिबेट हो, पब्लिक ओपिनियन आए, सब स्टेक होल्डर्स के व्यूज़ आए और उसके बाद गवर्नमेंट को ये रीजन स्टैंड लेना चाहिए। इस समय अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री की कोई प्रायोरिटी है तो सीमलेस विदाउट डिसरप्शन जीएसटी लाएं और इन सब चीज़ों पे साथ साथ चर्चा करते रहें। आपको स्टेट्स को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, आपको अपने नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, कैश रिलेटेड एक्सपेंडिचर, उन सबको चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये बैलेंस शीट सिर्फ एक कॉर्पोरेट और एक इंडिविजुअल की नहीं है, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन की यहाँ पर जरूरत है। आप स्टेट्स की बात कर रहे हैं। राइट। टी.एस. सुब्रमण्यम सर, यहाँ पर हम एक्चुअली एक बहुत बड़े देश की बात कर रहे हैं। इसमें चाहे सेंट्रल लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया, इनफैक्ट इवन म्यूनिसिपल लेवल पर यहाँ पर पूरा एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की जरूरत होगी। इनफैक्ट एसोचैम ने जो अपना एक पक्ष रखा है उसके मुताबिक, उनके मुताबिक मौजूदा व्यवस्था में बदलाव ठीक नहीं होगा, वित्त वर्ष बदलने से हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये पूरा कोऑर्डिनेशन प्लस जो इस पे खर्चा आएगा वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखिए, ये तो इस इश्यू को कई एंगल से देख सकते हैं। अभी तक मुझको सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि इंडस्ट्री सेक्टर जनरल इकोनॉमी में उसका नुकसान होगा। वी शुड नॉट लुक एट एनी पर्टिकुलर सेगमेंट, ओवरऑल नहीं होगा। मेरे विचार में योर मेन प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी एम्प्लॉयमेंट नाउ एंड शिफ्ट फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। 50% ऑफ द पीपल आर इन रूरल एरियाज। इफ यू आर सेटिस्फाइड, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इफ, दैट आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर में बेनिफिट होगा। मेरा एब्सोल्यूट कन्विक्शन है कि इट इज़ नॉट ओनली अ क्वेश्चन ऑफ क्वांटम ऑफ रेनफॉल, इट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ खरीफ इनपुट। People can prepare for it, they will know the pricing of all that, they know which कौन सी क्रॉप में जाना है पहले से मालूम पड़ेगा। सेम थिंग फॉर, चूँकि आज की तारीख में अप्रैल में यू गेट द नंबर्स, बाय द टाइम द टैक्सेशन नंबर्स गो टू द स्टेट्स, इट्स नॉट 1 month देयर। वहाँ से ब्लॉक में खेती में जाने में और 2 महीना लगता है, तब तक बारिश आ जाता है, आपका खरीफ सोइंग इज ओवर एंड रबी इज। आई एम नंबर 1 सेटिस्फाइड, नंबर 1। राइट। नंबर 2, ये कहा है कि 15%, टू माई माइंड दिस इज मेंटालिटी आई वुड लाइक टू कॉमेंट अपॉन, समबडी मेंशन कि आपका क्या फिक्र करते हो, 50% है एग्रीकल्चर सेक्टर। दिस इज वाई this country is in such a bad shape now. 50% of people there and urban slums have come. I think this mentality has to go. We've got to, they are even, in fact, we should now bring your agri sector from 15% to 25%. In my view, today it will be, it can't be done from 18 January. कम से कम 1 या 2 साल आपको एडवांस प्रिपरेशन के लिए देना पड़ेगा। एवरीबडी विल प्रिपेयर, इट विल बी सीमलेस कंपेयर्ड टू डिमोनेटाइजेशन, इट विल बी 1/10 और लेस पेन एंड द बेनिफिट इज गोइंग टू बी वेरी लार्ज, लाइक द बेनिफिट इन द लॉन्ग टर्म। 1-2 साल का वक्त यहाँ पर डेफिनेटली लग सकता है। फिरोज, इनफैक्ट यहाँ पर ये माना जा रहा है कि कंप्लायंस के लिए इस पूरे सिस्टम के कंपनीज को काफी खर्चा करना पड़ेगा, कुछ हर्डल्स इसमें आ सकती है। इसको लेकर अब एक्चुअली क्या तैयारियां की जानी चाहिए? नहीं, पहले तो मैं मानता नहीं हूँ कोई ज़्यादा खर्चा होगा, कि उस पर क्या खर्चा है, इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट ए चेंज। तो आई डोंट थिंक इससे कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस होने वाला है। ऑब्वियसली थोड़ा कंसल्टेंट का काम बढ़ेगा, वी विल हैव टू डू सम चेंजेस इन आवर ERP सिस्टम। आजकल आपको मालूम है सब कंप्यूटर पे चलता है, तो सॉफ्टवेयर में थोड़े खर्चे चेंज करने पड़ेंगे, बट आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी अ ह्यूज एक्सपेंस। बट आई फुल्ली एंडोर्स द व्यू ऑफ द रेस्ट ऑफ द पीपल दैट दिस कैन नॉट बी डन एट 6 months नोटिस। और ये डिमोनेटाइजेशन के साथ कंपेयर करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, बिकॉज वो तो एक अलग ही चीज़ थी और वो एक सरप्राइज था, दैट वाज सरप्राइज वाज नीडेड। इसमें तो कोई सरप्राइज नहीं है, आप आराम से आज से नक्की कर दो कि भाई 1 जनवरी 2019 से लाएंगे, 20 से लाएंगे। सो द होल कंट्री हैज टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट। तो इसमें कोई मेरे हिसाब से सरप्राइज नहीं होने वाला है। इसको पूरा मैं तो एक ही नज़र से देखता हूँ कि वी आर गिविंग ए होल मैसेज टू द वर्ल्ड दैट इंडिया इज नाउ बिकम ट्रूली ग्लोबल, और हम वर्ल्ड लोगों को बताना चाह रहे हैं हम आपके साथ हैं, वी आर मोर what I call welcoming foreign investment। ये पहला मैसेज है, और इस पे इसका फ़ायदा ये होगा कि फॉरेन कंपनियों को जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है उनको ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने में एक जात की सहूलियत होगी। आपने जो बोला थोड़ा ईज ऑफ उनका बिजनेस होगा, मैं ये एंगल से इसको देख रहा हूँ। और कंपनी को इसको कोई ज़्यादा खर्चा या कोई ज़्यादा मेरे को उसके तकलीफ की कोई गुंजाइश दिखती नहीं है, और ये वेलकम स्टेक है मेरे हिसाब से। इसको 1 जनवरी 2019 से
कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, ये मेरा मकसद, इनफैक्ट मकसद यही है हमारा आज ये एक्चुअली डिबेट करने का और सबका व्यूज लेने का कि एक्चुअली ये जो इम्प्लीमेंटेशन आगे आने वाले टाइम में प्रपोज्ड है इसका क्या फायदा हो सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है। राजेश जी, इनफैक्ट जीएसटी रोल आउट होने में कम टाइम बाकी है, उसके लिए एक रिफॉर्मल चेंज आने जा रहा है टैक्स स्ट्रक्चर में। अब ये जो चेंज होगा, दोनों हम एक्चुअली अपने चैनल पर भी लगातार जीएसटी से रिलेटेड शोज चला रहे हैं कि क्या बदलाव हो सकते हैं। अब इन पॉसिबल बदलावों के बारे में भी हम ये पूरा डिस्कशन कर रहे हैं। अब आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि कैसे ये पूरा एक रोल आउट ये सिस्टम हो सकता है? देखिए, फिलहाल जैसा कि एक इसने नसीम चावला जी बता रहे थे, शंकराचार्य कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी है, उसे अभी सरकार ने पब्लिक नहीं किया है। लेकिन सरकार जो है वो अभी स्टेट से, पीएम ने अभी नीति आयोग की जो पिछले महीने मीटिंग हुई थी उसमें स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स को कहा था कि आप लोग इसको डिस्कस कीजिए और बताइए कि इसको इम्प्लीमेंट करने में आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम है। वित्त मंत्री जो है वो राज्यसभा में ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ऑलरेडी हम लोग स्टेट से लोकल बॉडीज में हर जगह चेंजेस करने होंगे टैक्स स्ट्रक्चर में और चीज़ों में, तो इस पर अभी डिस्कशन चल रहा है। दूसरी जहाँ तक बात है इम्प्लीमेंट करने की, तो सरकार भी अभी ये नहीं कह रही कि हम 2018 जनवरी से इम्प्लीमेंट करेंगे। वो अभी कॉस्ट बेनिफिट इसकी स्टडी की जा रही है, सारे स्टेक होल्डर्स से बातचीत की जा रही है। जो शंकराचार्य कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें भी काफ़ी, उसमें फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी के एम चंद्रशेखर थे, उसमें राजीव कुमार जैसे इकोनॉमिस्ट थे, तो एक अच्छी रिपोर्ट वो रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट की स्टडी की जाएगी, सारी स्टेक होल्डर से बात की जाएगी और 1 से 1.5 साल का टाइम देने के बाद ही इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसको नोटबंदी जैसा एक सरप्राइज अनाउंसमेंट करके नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी और इसके फायदे जैसे कि सारे स्पीकर्स बता रहे हैं कि ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी को, जीडीपी को, हर चीज में फायदा होगा। लेकिन विजय सरदाना जी ने बहुत क्लियरली बोला है कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत बड़ा रिफॉर्मल स्टेप ये हो सकता है। इसके पीछे इनफैक्ट एक और हम आपसे रीज़न लेना चाहेंगे, क्योंकि एग्री रिफॉर्म को लेकर एक्चुअली सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं। किसानों की इनकम डबल करने का पूरा एक लक्ष्य रखा गया है, कैसे एग्री सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा रिफॉर्म हो, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद यही बताया जा रहा है, क्योंकि बार बार इंटेंट और इसके पीछे मकसद क्या है इसको लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है। देखिए, जो बात आती है एग्रीकल्चर को टारगेट करके अगर हम रिफॉर्म कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर का, आप सबसे पहले देखिए कि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू फार्मर। तो जहाँ तक बात है कि हम क्या करना चाह रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर बदल के, कि किसान अगर सूखा पड़ेगा या बारिश होगी, क्या इससे फाइनेंशियल ईयर में क्या फ़र्क आएगा। अगर सूखा पड़ा तो आपको किसानों को सब्सिडी या जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है वो देना है। आज सबके पास जनधन अकाउंट है, आपको डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करना है, उसमें आपको नहीं। दूसरी बात यह है कि आप असेसमेंट करके ट्रांसफ़र करेंगे तो उससे फाइनेंशियल ईयर का क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपका जो बजट है और जो आपका सरकारी सिस्टम है असेसमेंट करके बेनिफिट ट्रांसफ़र करने का, वो तो वैसे ही 2 महीने लेता है। अगर आप सारा सिस्टम ऑटोमेशन कर रहे हैं, कंप्यूटराइज कर रहे हैं और ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसान को, तो वो तो आप 2 दिन में भी कर सकते हैं क्योंकि बैंकिंग ट्रांसफर्स हैं। लेकिन बात आती है असेसमेंट की। अगर आज आपके पास वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है, ड्रोन टेक्नोलॉजी आपके पास है, तो 2 महीने नहीं लगने चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि आप फाइनेंशियल ईयर बदलिए, उसके दूसरे भी बहुत बेनिफिट हैं, लेकिन ये कहना कि इससे खेती को फायदा होगा, मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि किसान आज भी अगर खेती करता है वो फाइनेंशियल ईयर देख के थोड़ी करता है, वो तो बारिश देखता है, नमी देखता है, धूप देखता है और अपनी बीज डालता है। उसको उससे क्या मतलब कि आज 31 तारीख है या 25 तारीख है। अगर आपको दिक्कत आती है तो सिर्फ ये आती है कि इन केस ऑफ क्राइसिस भारत सरकार उसको क्या बेनिफिट दे सकती है और उसका पैसा अवेलेबल है या नहीं है। तो वो तो आप आज भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोविजनिंग उसकी होनी चाहिए, आपके ऑफिसर्स के पास क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए, आपके पास बैंकिंग सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए, तभी तो किसान का फायदा होगा। आई थिंक के सर सब कुछ बोलना चाहते हैं, आप बताइए सर। आपको देखिए, आई थिंक द मेन रैशनल बाय एडवांसिंग द बजट इज टू हेल्प द एग्रीकल्चर सेक्टर। द मेन रैशनल यही रहा है। ये आई थिंक टू सिंपलिस्टिक है, एंड अनफॉर्चुनेटली without any offense, the national English agencies have no understanding of the agricultural sector. For them, the economy means only business, and that too not small business. Out of 6 crore agencies, only 40 lakhs के लिए बात होती है। तो इसलिए I'm not being negative. I'm saying we need to change. The point here is what crop to show, what is the price of the seeds,
सीड डिस्ट्रीब्यूशन का फर्टिलाइजर प्राइसिंग advances through the cooperative structure. It's a very large complex operation, and I think it's much too simple to say that 50% of people जिनकी रोजगी है वो कहें कि उनका फायदा ही अगर आपका एक्सपर्ट कंक्लूजन है कि एग्रीकल्चर में फायदा नहीं है, प्लीज स्क्रैप इट. Don't make the change for the sake of change. I'm quite satisfied. I think we should now get a group of experts, actually experts, who know financing of agriculture, and get them to study and say benefit है या नहीं है. That should determine your final course of action. विजय सदाना कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर हम एक छोटा सा ब्रेक देखिए, जो मैं सर की बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप प्रैक्टिकल सिचुएशन ग्राउंड पे देखिए, बजट से या फाइनेंशियल ईयर से कौन सी वैरायटी आएगी, कौन सा प्राइस डिस्कवरी होगा, किसान को कितना मिलेगा, इसका कोई लेना देना नहीं है. आज भी आप मेरे को बताइए, देखिए सर, आज भी बताइए कि आप भारत सरकार डिसाइड करती है कौन सा बीज लेगा किसान? क्या भारत सरकार डिसाइड करती है कि फसल का क्या रेट बिकेगा? भारत सरकार एमएसपी डिसाइड करती है, वो भी किसान को नहीं मिलता है. तो कहने का मतलब ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसान क्या भारत सरकार की पॉलिसी देख के खेत में उतरता है? ऐसा नहीं है. हकीकत यह है कि किसान बाजार को देख के चलता है और बाजार वैसे ही चलता रहेगा. जिस चीज की बाजार में डिमांड होगी, चाहे फाइनेंशियल ईयर कुछ भी हो, किसान वही उगाएगा. जिस चीज में उसको पैसा मिलेगा वो कोशिश करेगा कि वो बेचे. कुल मिला के मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर हम सिर्फ ये समझें कि मॉनसून इज गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तब आप कर सकते हो. लेकिन इसका मतलब ये है कि हम पूरी इकोनॉमी को भगवान भरोसे ही चलाना चाह रहे हैं. ऑल द बेस्ट. ऑलराइट, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब समझना जरूरी है कि इस कदम से एक्चुअली हम कैसे बदलाव की बात कर रहे हैं.